हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं, जो कि अपना सब्जेक्ट है CS 301, उसका चैप्टर 1 का यह टॉपिक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कौन कौन सी होती हैं और उनका यूज़ क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में किया जाता है। तो वो उसका यूज़ की हम बात करें तो क्या है उसका यूज़ हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती क्या है, क्यों इनका यूज़ किया जाता है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन गिव एन सिंपल कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन एल्गोरिथम्स एफिशिएंसी। इससे मतलब यह होता है कि किसी भी एल्गोरिथम की मुझे यदि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक फंक्शन के रूप में जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो किसके थ्रू होता है, अपना एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के लिए होता है। दूसरा है एसिम्प्टोटिक नोटेशन अलाउ कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एल्गोरिथम। जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस है वो क्या करती है, जो कंपैरिजन होता है बहुत सारी एल्गोरिथम्स में, उसको क्या करती है कैसे। मान लो कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के भाई एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। एक से ज़्यादा मेथड है तो मतलब उनकी एल्गोरिथम भी डिफरेंट हो सकती है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यदि मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है और कौन सी वर्स्ट है। तो उस सिलेक्शन को करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। और बात करें हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है वो किसी भी एल्गोरिथम की जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी कौन कौन सी है, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू स्टोर अ एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम के जो वेरिएबल्स हैं या उसके जो मेथड्स है उसको स्टोर करने का जो स्पेस होगा वो क्या होगा, मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और दूसरी है बात आती है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, किसी भी एल्गोरिथम को या किसी भी प्रोग्राम को के लिए जो अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर होता है उसको रन करने के लिए, अमाउंट ऑफ टाइम जो रिक्वायर्ड होता है उसको रन करने के लिए वो क्या कहलाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब हमने बात करें तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट आता है जब हम किसी भी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के बाद, उस एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। परफॉर्मेंस क्या है, उसका रन टाइम, वो कितना टाइम लेती है रन होने में कंप्यूटर्स पर। ठीक है, वो चीज़ हम कंसिडर करते हैं, वो क्या बोलते हैं, किसी भी एल्गोरिथम का कि परफॉर्मेंस को एनालाइज करते टाइम हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, किसका, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का। सॉरी। अब परफॉर्मेंस में हम दो चीज़ होती हैं, एक प्रायर एनालिसिस, एक पोस्ट एनालिसिस। तो प्रायर एनालिसिस क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी मशीन से या कंप्यूटर से। उसके अंदर हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या हम कंसिडर नहीं करेंगे। वो सारी चीज़ें क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी सिस्टम से। आप बात करते हैं तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की हेल्प से वी कैन एनालाइज द
रन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ अ एल्गोरिथम। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर यूज टू डिस्क्राइब द एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक का हम यदि लिटरल मीनिंग देखें तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट, लगभग, रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम बाय डिफाइनिंग अ फंक्शन एफ ऑफ एन। ठीक है, एफ, जहाँ पे एफ ऑफ एन क्या है, एक फंक्शन है, और उस फंक्शन में जो एन है वो क्या है, इनपुट का साइज है। यदि हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो किसी भी एल्गोरिथम को में, तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी एल्गोरिथम का, वो 3 कैटेगरी में आता है। एक आता है एवरेज केस, एक आता है बेस्ट केस, और एक आता है वर्स्ट केस। तो यदि मैं बेस्ट केस की बात करूँ तो बेस्ट केस क्या होता है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मिनिमम टाइम का जो रिक्वायरमेंट होता है वो किस केस में आएगा, बेस्ट केस के अंदर। नेक्स्ट है एवरेज केस। एवरेज केस और एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट करने के लिए जो एवरेज टाइम का जो रिक्वायरमेंट होता है वो किस केस में आएगा, एवरेज केस की कैटेगरी में। लास्ट है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस के अंदर आता है मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, या प्रोग्राम हो सकता है या एल्गोरिथम। तो किसी भी प्रोग्राम या एल्गोरिथम के लिए जो मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड है वो क्या किस केस में आएगा, वर्स्ट केस के अंदर। यदि मैं नॉर्मल बात करूँ, जैसे एक एल्गोरिथम है लीनियर सर्च। उस एल्गोरिथम में क्या होता है कि मुझे दी गई एरे में से कुछ एलिमेंट्स को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। यदि वो एलिमेंट उसके अंदर है तो क्या रिटर्न कर दे, एलिमेंट इज़ फाउंड। यदि उस एरे के अंदर एलिमेंट नहीं है तो क्या रिटर्न कर दे, एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। तो इसकी यदि मुझे एल्गोरिथम के, इस एल्गोरिथम में, लीनियर सर्च की एल्गोरिथम में मुझे तीनों केस बताने हों, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। तो सपोज़ करो बेस्ट केस कैसे आएगा, मान लो मैं फर्स्ट एलिमेंट ही सर्च कर रहा हूँ, मान लो वही एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट जो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या आ जाएगा, बेस्ट केस। और वर्स्ट केस कब तक मैं कंपैरिजन करूँगा, जब तक मुझे एलिमेंट नहीं मिल जाता। मान लो वह एलिमेंट क्या है, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है। तो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को फाइंड करने के लिए मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, जितने उस एरे के अंदर एलिमेंट्स है उतने कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो वो एल्गोरिथम क्या रिटर्न करेगी, वर्स्ट केस। और एवरेज केस, उस एरे के मिडिल में यदि कोई एलिमेंट मुझे मिलता है तो वो क्या रिटर्न करेगा, एवरेज केस। हमने देखा कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की हेल्प से वी कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एल्गोरिथम्स, एंड सच एनालिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन टाइम और प्रोग्रामिंग स्टाइल। ये नहीं कि मैं प्रोग्रामिंग कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, सी यूज़ कर रहा हूँ या जावा यूज़ कर रहा हूँ, इसका इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए यदि मैं किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रहा हूँ एसिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्रू। तो हम बात करते हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कौन कौन सी होती है। तो मेनली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस 3 प्रकार की होती हैं। एक है बिग ओ नोटेशन, जिसे कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है बिग ओमेगा नोटेशन, जिसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी है थीटा नोटेशन, जिसे हम किससे कौन सी नोटेशन यूज़ करते हैं, थीटा। और 2 नोटेशंस और होती हैं, लेकिन हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोनों, एक तो होती है लिटिल ओ नोटेशन, जिसे हम स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक होती है लिटिल ओमेगा, जिसे ओमेगा से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नोटेशंस हैं जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में यूज़ की जाती हैं। कौन कौन सी, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। अब हम सबके बारे में एक एक के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिग ओ नोटेशंस
क्या होती हैं। तो बिग ओ नोटेशंस का यूज हम किसी भी एल्गोरिथम का जो रन टाइम है, किसी भी एल्गोरिथम का जो रन टाइम है उसका अपर बाउंड बताने के लिए यूज़ करते हैं। अपर बाउंड से मतलब होता है किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस, क्या बताने के लिए, किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस बताने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, बिग ओ नोटेशंस का। वर्स्ट केस का मतलब हो गया कि वह एल्गोरिथम मैक्सिमम कितना टाइम लेगी उस एल्गोरिथम को रन करने के लिए, वो क्या बताएगा, मेरा बिग ओ नोटेशन बताएगा। ठीक है। अब मैंने बताया कि ये एसिम्प्टोटिक जो नोटेशंस है वो किसके फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस की फॉर्म में क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करो मेरे पास एक एफ ऑफ एन नाम का एक फंक्शन है, एफ ऑफ एन नाम का क्या है, एक फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, यह बताएगा क्या कि बिग ओ नोटेशन किस प्रकार से मैं लिखूँगा। क्लियर। अब मान लो मेरे पास एक एफ ऑफ एन एक फंक्शन है और एक फंक्शन है मेरे पास जी ऑफ एन। दो फंक्शन है मेरे पास, एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, और ये दोनों फंक्शन क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। नॉन या मैं वर्ड बोलूँ, ये बोथ फंक्शंस आर क्या है, नॉन नेगेटिव फंक्शन। और दो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है सी एंड एन जीरो, जिनकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। तो मैं बिग ओ नोटेशन में यदि ग्राफ बनाऊँ दोनों फंक्शंस के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से बनेगा मतलब जो जी ऑफ एन है वो क्या बताएगा, किसी भी एल्गोरिथम का अपर बाउंड, क्या बताएगा, अपर बाउंड। तो यदि मुझे फंक्शन को लिखना है बिग ओ नोटेशन में, तो मैं क्या लिखूँगा, यदि एफ ऑफ एन फंक्शन को मुझे लिखना है बिग ओ नोटेशन में, तो एफ ऑफ एन इक्वल टू कैपिटल ओ जी ऑफ एन। इस तरह से मैं क्या लिखूँगा, इसको। यह तभी ट्रू होगा एफ ऑफ एन इक्वल टू कैपिटल ओ ऑफ बिग ऑफ जी ऑफ एन, जब एन की वैल्यू मेरी क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, एन नॉट, और सी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। तभी क्या होगा, ये पॉसिबल होगा। ये केस कब आएगा, जब एफ ऑफ एन मेरा क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू सी जी ऑफ एन। इस तरह मैं इस फंक्शन का लिखता हूँ जहाँ पे एन जीरो। अब यहाँ पे ये चीज़ देखी, जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन दोनों के बीच में कभी जी ऑफ एन की वैल्यू बड़ी हो रही है, लेकिन कभी एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। लेकिन इस पॉइंट के बाद हमेशा जी ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो वह वैल्यू क्या होगी, हमेशा किससे बड़ी होगी, एफ ऑफ एन से। तो ये जो पॉइंट है वो किसको नोट करेगा, एन नोट को। ये किसको नोट करेगा, एन नोट को। और ये वाली वैल्यू क्या होंगी, जो मेरे इनपुट होंगे, किसी भी एल्गोरिथम के जो इनपुट होंगे उनको डिफाइन करेगा क्या, एन। और इधर क्या होंगे, दोनों फंक्शन जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन। तो इस तरह बिग ओ नोटेशंस को मैं क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग जो नोटेशंस हैं